आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। आज 24 मई 2024 है और इस बुलेटिन में हम आपको आज दुनिया भर में कहां कहां क्या कुछ बड़ा हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का यह सफर, जिसमें आज आप देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल पर जलाया डंडा, राफा में मिलिट्री ऑपरेशन फौरन रोकने का हुक्म दिया, कत्लो गारत पर लगेगी लगाम। क्या झुक गया इजराइल? नेतन्याहू ने क्यों की सीज फायर की पहल? सीआईए चीफ रवाना, कतर करवाएगा मांडवाली। दुनिया को राहत दे सकने वाली एक बड़ी खबर, यूक्रेन के साथ जंग रोकने का पुतिन ने दिया इशारा। उधर रूस ने अमेरिका से लिया बदला, अमेरिका को दिया जोर का झटका, रूस में अमेरिकी एसेट्स को किया जाएगा जब्त। और आईडीएफ को मिली इजराइल के 3 और हॉस्टेजेस की बॉडी। नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में बढ़ सकता है गुस्सा, हमास को मिला ईरान का साथ। तफसील से खबरों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक बड़ी खबर। हालांकि गाजा की खबरें आखिर में है, लेकिन शुरुआत इसी खबर से कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे ने इजराइल को राफा में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस फौरन रोकने का हुक्म दिया है। कहा है कि बंद करो ये सब कुछ जो चल रहा है, वहां पर लाखों लोग हैं, क्या उन्हें तुम मानना चाहते हो? क्या कुछ अब होगा उसे जरा समझ लीजिए। मिलिट्री ऑपरेशंस रोकने का हुक्म जो जारी हुआ है, अब अगर इस हुक्म की हुक्मदुली करता है इजराइल तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। आपको पता है पिछली बार जब कहा था कि ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचे, उसके बाद एड पहुंचनी शुरू हुई थी। बहुत से लोग जो ये कहते हैं नहीं इससे कुछ नहीं होगा, जरा नाउम्मीद मत हो, मर्दानगी पर नाउम्मीदी को सवार मत होने दो। पिछली बार ह्यूमैनिटेरियन एड का रास्ता खुला और अब अगर ये कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन बंद करो तो बंद करने पड़ेंगे, अगर नहीं बंद करेगा तो फिर आईसीजे के तहत जो रूलिंग हो सकती है वो की जाएगी। बहुत से मुल्क अब प्रेशर बनाएंगे कि जब इंटरनेशनल कोर्ट तुमसे कह रहा है राफा में ऑपरेशन बंद करो, हमारी अपील नहीं मानी थी, उनकी माननी पड़ेगी, वरना नेतन्याहू के खिलाफ वारंट बहुत जल्दी कट सकता है। इसके बाद वो विदेशों में यात्रा नहीं कर पाएगा। जो जो देश आईसीजे आईसीसी के मेंबर हैं वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है जिसकी बाकी डिटेल्स, बाकी पॉइंटर और बाकी मेन बातें जो कही है जज ने, वो हम आपको एक अलग से एपिसोड में बताएंगे। क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज थी इसलिए आपको इस बारे में वाबस्ता करवाना बहुत जरूरी था। गजा की बहुत अहम खबरें आखिर में हैं। सबसे पहले हम बात रूस और चीन की कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं तफसील से, खबरों का सिलसिला यहां से होता है जारी। साथियों, दुनिया को राहत दे सकने वाली एक बड़ी खबर मंजरे आम पर आई है कि यूक्रेन के साथ जंग रोकने को पुतिन ने इशारा दे दिया है कि हां, जंग रोक सकते हैं। रॉयटर्स ने सोर्स के हवाले से बताया कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग को रोकने को तैयार हो गए हैं। रॉयटर्स ने 4 रूसी सोर्सेस के हवाले से यह सनसनीखेज दावा किया है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बातचीत के जरिए यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त यह है कि सीज फायर के बाद यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज दोबारा किसी भी तरह की कोई हिमाकत ना करें। अगर ऐसा हुआ तो अब की गिल्ली उड़ा दी जाएगी। गिल्ली से आप अपने अपने अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन मेरा यहां पर कहना यही है कि मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पुतिन के साथ रहने वाले 3 लोगों के हवाले से यह खबर छापी है रॉयटर्स ने। रॉयटर्स जैसी एजेंसी हवा में कुछ भी है वही नहीं छाप सकती, उसका बहुत बड़ा मेयार है, उसे अपनी इज्जत की परवाह है। वैसे भी पुतिन रूस को भी चीन की तरह तरक्की की राह पर आगे ले जाना चाहते, तो फिर जंग क्यों ना रोकेंगे। सोर्स के हवाले से यह भी कहा गया है कि पुतिन ने अपने सलाहकारों के एक छोटे से ग्रुप के सामने इस बात की नाराजगी जाहिर की थी कि ज़ेलेंस्की के साथ ताल्लुकात पटरी पर आ सकते थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने बीच में भांगड़ा डाल दिया। फिलहाल दोस्तों, अगर रॉयटर्स की खबर में दम है तो यह जंग रुकना दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि एक तो इससे दुनिया में महंगाई कंट्रोल होगी, खाने की चीजें बहुत महंगी हो गई थी यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद से। दूसरा यह होगा कि इससे यूरोप की इकोनॉमिक तबाही रुक सकेगी, क्योंकि गैस वैस वगैरह फिर से सुचारू हो जाएगी। और तीसरा यह कि रूस भी यूरोप और अमेरिका पर गजा में जारी जंग को रुकवाने के लिए डायरेक्ट प्रेशर डाल सकेगा कि देखो हमने इधर बंद करी, अब उधर तुम लगाओ, अब उधर तुम जंग रुकवाओ, हथेली लगाना बंद कर दो। अगली खबर भी रूस से ही जुड़ी हुई है। एक तरफ तो सीज फायर की हलचल तेज है, तो दूसरी तरफ हालात बिगड़ने के मद्देनजर पुतिन न्यूक्लियर एक्सरसाइज को धार देने बेलारूस पहुंच गए हैं। पुतिन परमाणु अभ्यास यानी कि न्यूक्लियर एक्सरसाइज पर चर्चा करने के लिए बेलारूस पहुंचे। पुतिन और उनके डिफेंस मिनिस्टर दोनों अपने अलाई और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस पर चर्चा करने के लिए 2 दिनी विजिट पर बेलारूस गए हैं। पुतिन ने बेलारूस पहुंचकर बहुत नपे तुले अंदाज में, जैसा वो बोलते हैं वैसे ही बोला,
वैसे ही नपेतुल अंदाज में कि आज और कल हम इन सब पर चर्चा करेंगे, जिसमें सिक्योरिटी के मुद्दे भी शामिल हैं, जिन पर हमने काफी ध्यान दिया है। पुतिन ने कहा कि यहां बात करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। समझ रहे, एक तरफ चाहते हैं वो जंग रुके, लेकिन अगर जंग बढ़ती है और वेस्ट और अमेरिका ज्यादा सपोर्ट करता है तो फिर देखा जाएगा। अब रूस ने एक बदला लिया है, यह भी तीसरी खबर उसी की। अमेरिका को झटका दिया है। रूस में अमेरिकी प्रॉपर्टीज, अमेरिकी एसेट्स, अमेरिकी मिल्कियत, जायदाद जो कुछ है वो सब जब्त की जाएगी। हालांकि अगली खबर जो ये मैं आपको बता रहा हूं वो अमेरिका पर दूसरी तरह का प्रेशर डालने से जुड़ी हुई है। एक तो अलग था कि गजा की जंग रुकवाए, वो प्रेशर डाले, हमने आपसे कहा था। ये दूसरा प्रेशर है, ये जैसे को तैसा वाली कहावत है। खबर है कि अब रूस अमेरिकी प्रॉपर्टीज पर पंजा डाल रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने इससे जुड़े एक ऑर्डर पर साइन किया है। रूस ने यह कदम अमेरिका में सीज हुए रूसी एसेट्स से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उठाया है। यानी रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने वाजे कर दिया है कि तुम अगर हमें चूमोगे तो हम तुम्हें चूम चूम के लाल कर देंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने, वेस्टर्न मुल्कों ने 24 लाख करोड़ यानी 300 अरब डॉलर से ज्यादा के वैल्यू की रूसी एसेट्स को जब्त किया है। सोचिए, अमेरिकी संसद ने पिछले महीने एक बिल पास किया था इसके लिए। इसमें सदर जो बाइडेन को यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका में मौजूद रूसी एसेट्स के इस्तेमाल का हक मिल गया था। यानी माल रूस का, इस्तेमाल अमेरिका का और मौज यूक्रेन की। बल्ले बल्ले। इस कार्रवाई के जवाब में रूस ने कई विदेशी निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स की एसेट्स को एक स्पेशल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। रूस ने जवाब दिया, इन एसेट्स को क्रेमलिन की मंजूरी के बिना रूस से बाहर नहीं भेजा जा सकता। यानी क्रेमलिन आप समझ लें, रूस की संसद। दरअसल 24 फरवरी 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग के बाद से अमेरिका और वेस्ट के मुल्क रूस पर कई तरह के बैन, सैंक्शंस लगा चुके हैं। इनसे रूस को काफी नुकसान हुआ है। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए पुतिन चचा ने अमेरिका के एसेट्स को जब्त करने की इजाजत दे दी है। अब खेल बराबरी का है। एक और खबर रूस और पुतिन से जुड़ी हुई कि ये याद रखना चाहिए कि कल 23 मई को ही रूस ने ब्रिटेन को भी सीधे हमले की वार्निंग दी थी। रूस ने कहा था कि अगर यूक्रेन को दिए गए ब्रिटिश हथियारों से रूस पर वार हुआ तो हम ब्रिटेन पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बात रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मारिया जाखारोवा ने कही थी, यानी रूसी सरकार ने ही कही थी। अगर विदेश मंत्रालय की यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन कह रही है तो इट मींस हुकूमत कह रही है। स्पोक्स पर्सन मारिया ने साफ कहा था, रूस पर हमले की हालत में यूक्रेन में और उसके बाहर मौजूद ब्रिटिश ठिकाने रूसी हमलों का निशाना बनेंगे और इस तरह के किसी भी कदम के बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। अमेरिका ने इस खतरे को काफी हद तक ध्यान में रखा है दोस्तों, लेकिन ब्रिटेन के समेत कुछ यूरोपीय मुल्क यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स दे रहे हैं, उसकी मिसाइल्स देने की पैरोकारी कर रहे हैं। रूसी स्पोक्स पर्सन ने साफ कर दिया बिल्कुल कि रूस पर हमले की हालत में यूक्रेन में और उसके बाहर जो मौजूद हैं ब्रिटिश ठिकाने, उन्हें तबाह होने से कोई बचा नहीं पाएगा। फिर चाहे कोई भी कितनी मजबूत हथेली लगा ले, बचेगा नहीं। चलिए, रूस की बात बहुत हो गई, चीन की बात कर लेते हैं। चीन जो ताइवान को लगभग कब्जाने के मूड में नजर आ रहा है। चीन अपनी मिलिट्री पावर की नुमाइश करने के लिए स्ट्रेट ऑफ ताइवान में, यानी ताइवान का जो पतला सा रास्ता समंदर में, स्ट्रेट ऑफ ताइवान में कई मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है, जिसका कोड नेम जॉइंट सोड 2024A है। इस मिलिट्री ऑपरेशन में गोला बारूद शामिल है, जिससे कई स्ट्राइक पोजीशन को निशाना बनाया गया है, जिसमें चीन अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स को तैनात कर रहा है। ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने कहा है कि अब तक की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है चाइना की, उसके दौरान 35 फाइटर जेट्स ने स्ट्रेट ऑफ ताइवान की मीडियन लाइन को पार किया है और हमारी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के साउथ वेस्ट पार्ट में एंट्री की है। ये सही नहीं है। अब खबर, ताइवान भी तो कुछ कर रहा होगा, ये भी तो बताना जरूरी है ना, दोनों तरफ की खबर। ये खबर यह है कि ताइवान ने यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। चीन की तरफ से स्ट्रेट ऑफ ताइवान में ज्वाइंट सोड 2024A नाम से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के बाद ताइवान ने अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात करना शुरू कर दिया है। आप मान लीजिए, ताइवान और चाइना के बीच इतनी टेंशन्स कभी नहीं हुई जितनी फिलहाल इस दौर में है, क्योंकि वहां पर एक नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनसे चाइना बहुत नाराज है, क्योंकि वो चाइना के बहुत बड़े मुखालिफ हैं।
बात अब प्यारे बेंजामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरे कंपैरिजन हमास से करना झूठा और खतरनाक है, मेरी कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईसीसी ने हमास के लीडर्स और नेतन्याहू को दोनों को 7 अक्टूबर के हमले के लिए और बाद में जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया था। तो भैया नेतन्याहू कहते हैं कि ये जो है ना प्रोसिक्यूटर जिसने कहा है मुझ पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो पागल हो गया है। ये नेतन्याहू कह रहे हैं। कहते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में अकेले यहूदी स्टेट और अकेले डेमोक्रेटिक देश को बदनाम करना चाहता है, यानी इजराइल को। ये झूठा और खतरनाक दोनों है। झूठा क्योंकि ये इजराइल के डेमोक्रेटिक ढांचे से या डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए लीडर्स और हमास के जो आतंकवादी तानाशाह हैं उनके बीच एक झूठी कंपैरिजन पैदा कर रहा है। इजराइल हमास को आतंकवादी कहता है, तो वो उनका नेतन्याहू का बयान है, हम वैसे ही आपको बताएंगे। ये बिल्कुल कहने जैसा है। वो कहते हैं कि मैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने जा रहा हूं, लेकिन बिन लादेन के लिए भी करने जा रहा हूं। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे और हमास के लीडर्स के लिए वारंट जारी करना ऐसा है जैसे कोई ये कहे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के लिए भी वारंट जारी होगा और बिन लादेन के लिए भी होगा। कमाल है ना, नेतन्याहू बहुत घबराया हुआ है। बढ़ते आगे। ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं अली बाघेरी। उनका कहना है कि इलाके में यानी इस रीजन में हमास और बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने ज़ायनी हुकूमत को काफी कमजोर कर दिया है। बघेरी कानी ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमील मजहर और इस्लामिक जिहाद के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अल हिंदी सहित फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के तमाम लीडर्स के साथ एक बैठक में तेहरान में यह बात कही। यह बैठक तेहरान में शहीद सदर इब्राहिम राइसी और उनके साथियों के जो आखिरी रस्मात थी उसके मौके पर कही गई। उस दौरान इन लोगों ने मीटिंग भी की थी। ईरानी ऑफिशियल्स ने जोर देकर कहा कि ज़ायनी पिछले 75 सालों में तारीखी तौर पर हार से गुजरे हैं और अब वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। और ये जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका अपनी सभी पॉलिटिकल ताकत के तहत, अपनी कानूनी ताकत के साथ, अपनी फौजी ताकत के बावजूद इजराइल की मदद करने में पूरी तरीके से नाकाम है। अब एक खबर सीजफायर से जुड़ी हुई जिसको लेकर हमने एक अलग से एपिसोड बनाया था, लेकिन आपको इसमें भी हम बता दें, बहुत से लोग सिर्फ ये एपिसोड देखते हैं, इसलिए दोबारा हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। गाजा में सीजफायर को लेकर एक बार फिर से बातचीत शुरू करने का इशारा मिल चुका है। एक्सियोस की खबर बताती है कि CIA, अमेरिका की CIA के चीफ जो हैं बिल बर्न्स, वो पेरिस में इजरायली जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनके चीफ और कतर के डेलीगेशन से मुलाकात करने और बातचीत करने की कोशिशों को फिर से जा रहे हैं पेरिस, और वहां उन्हें लगता है कि उम्मीद का रास्ता निकल आएगा, सीजफायर हो जाएगा। उधर तुर्की की अनादोलू न्यूज एजेंसी ने भांडा फोड़ दिया, बताया कि CIA का यह कदम इजराइल की तरफ से की गई कोशिशों का नतीजा है, क्योंकि इजराइल बातचीत के लिए पहले राजी हुआ, उसने हरी झंडी दी कि सीजफायर की बातचीत करो, तब जाकर CIA हरकत में आया है। लेकिन शर्त यह है कि हमास की सारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, कुछ मानी जाएंगी। फिलहाल लगातार होस्टेजेस की लाशें मिल रही हैं, इसकी वजह से नेतन्याहू पर कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से वो बंदा सीजफायर के लिए वापस ट्रैक पर आ रहा है। मैंने बहुत से तफसील से खबर बताई है, जाकर आप देख सकते हैं वहां पिछले एपिसोड में। अच्छा, एक खबर और यह है कि इसकी वजह क्या है कि लगातार होस्टेजेस की बॉडीज मिलनी, मैंने कहा था, तो इजराइल की फौज को आज 7 अक्टूबर को मारे गए 3 और होस्टेजेस की लाश मिली है। बताया गया है कि इनकी बॉडीज हमास के लड़ाके उठाकर गजा ले आए थे। अब गजा में इन लोगों की बॉडीज बरामद हुई हैं। ये सभी लोग 7 अक्टूबर को मारे गए थे, ये तीनों लोग, और इनके नाम हनान याबलोंका, मिशेल निसेनबाम और ओरियान हर्नादेज है। तो फिलहाल इन लोगों की बॉडीज मिलने के बाद अब और भी इनके जो फैमिलीज हैं उनका प्रेशर नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ मेंटेन होगा। उनसे कुर्सी छोड़ने के लिए लगातार कहा जा रहा है कि इजराइल में फौरन नए इलेक्शन कराए जाएं और गजा में सीजफायर की जाए, होस्टेज डील की जाए। फिलहाल दुनिया भर की खबरें इस शो में आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कम वक्त में बहुत कोशिश के साथ मैंने आपको तेजी से खबरें देने की कोशिश की होगी। आज तेजी में मेरा पसीना निकल गया। उम्मीद ये करते हैं कि हम इस कोशिश को आगे जारी रखें और आप भी अपनी सपोर्ट से, अपनी मोहब्बत से, अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहिए। हमें बहुत सुधार की जरूरत है, हम करते रहेंगे। आप बस वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। सलामत रहिए, खुश रहिए।